नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार का मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। संडे वाले स्पेशल गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका। संडे मॉर्निंग यानी अपनों के साथ बातचीत करने का मौका, थोड़ी गप्पे शप्पे और साथ में समय व्यतीत करने का मौका। अगर मैं अपनों की बात करूं तो जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो देश और विदेश में रहते हैं, उन तक हमारी सूचनाएं पहुंचाने का, हमारे जो संदेश हैं, हमारी जो सामग्रियां हैं, उनको पहुंचाने का काम बहुत बेहतरीन तरीके से करता है डाक विभाग। और जब डाक विभाग की बात की है तो एक पुराना गीत जरूर याद आ गया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया। तो ये ऐसी सेवाएं हैं जो हमारे जीवन से बहुत गहरी जुड़ी हुई हैं। और अगर बात करूँ आज के सोशल मीडिया के दौर की भी, तब भी डाक विभाग की अपनी अलग महत्ता है। समय के साथ इस विभाग ने भी कई सारी अन्य योजनाओं पर काम करना शुरू किया है और बहुत ही गहरे तरीके से और भी गहरे तरीके से हमारे जीवन से जुड़ चुकी हैं। तो आज बिहार बिहान के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे डाक विभाग की सेवाओं से जुड़ी हुई। और आज हमारे साथ होंगे डायरेक्टर हेडक्वार्टर पोस्टल सर्विसेज बिहार। पर जो हमारी बातचीत की शुरुआत होती है, जब हम कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं, तो जो हमारा पहला सेगमेंट होता है वो होता है आज का सुविचार। संदेश के रूप में जो महापुरुषों के कथन होते हैं वो हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने जीवन को एक सही रूप दे सके और हम सभी के लिए मार्ग प्रदर्शन का कार्य करती हैं ये अनमोल वचन। आइए नज़र डालते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आज हमारे मेहमान हैं श्री पवन कुमार जी। आपको बताऊं कि आप 2010 में आपने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और आपने इंडियन पोस्टल सर्विसेज को ज्वाइन किया। लगातार आप देश के विभिन्न क्षेत्रों में आप पदस्थापित रहे और वर्तमान में आप डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज हेडक्वार्टर बिहार के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारे साथ स्वागत करिए डायरेक्टर हेडक्वार्टर बिहार पोस्टल सर्विसेज श्री पवन कुमार जी का। सर, अभिनंदन, आपका स्वागत कार्यक्रम। शुक्रिया, नमस्कार। अगर मैं पोस्टल सर्विसेज की बात करूं तो एक ऐसी सेवा जो आम जन से बेहद गहरा जुड़ा है और एक लगाव सा है सभी को पोस्टल सर्विसेज के साथ, क्योंकि हम अपने सगे संबंधियों तक अपनी बातें पहुंचा पाते हैं और कई अन्य तरह की सेवाएं भी पोस्टल सर्विसेज या डाक विभाग हमें मुहैया करा रहा है। पर मैं बातचीत की शुरुआत करूंगी आपकी अपनी जर्नी से। अब तक की इस जर्नी की जो आपकी अब तक पहुंचने की जो आपकी यात्रा रही वो कैसी रही और कैसे शुरुआत हुई आपके इस जॉब को ज्वाइन करने की? मेरा नाम पवन कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूं जी। और मेरा गृह जनपद आरा है। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने गांव के बगल के विद्यालय से, जिसका नाम बाल जगत विद्यालय फतेहपुर सिकरौल था, वहां से हमने हासिल की 6ठे तक की पढ़ाई। उसके बाद श्रीमती तेतरा उच्च विद्यालय रनी डुमरिया से हमने 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात जिला मुख्यालय पर हरप्रसाद दास जैन कॉलेज से हमने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। उसके बाद उसी कॉलेज से हमने स्नातक किया और फिर बीर सिंह विश्वविद्यालय जो आरा में ही है, जिसका मुख्यालय, वहाँ से हमने परास्नातक किया। उसके बाद फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हमने बीएड किया। फिर बिहार सरकार में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में मैंने अपनी सेवाएँ दी है। उसके बाद फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन में मेरा चयन हुआ और दिल्ली में मैं पदस्थापित था जी। उसके बाद फिर सिविल सर्विस की परीक्षा की ओर रुझान हुआ और 2009 के सिविल सर्विसेज एग्जाम में मैं अपीयर हुआ जी। और 2010 में उसका परीक्षा फल आया, जिसमें मैं सफल घोषित किया गया और मुझे पोस्टल सर्विसेज अलॉट किया गया। जी। तो इस तरीके से आपने इस सेवा को ज्वाइन किया। आपने कहा कि इसके पूर्व आपने शिक्षण का कार्य भी किया, पर साथ साथ आपकी तैयारी यूपीएससी की चलती रही और तत्पश्चात पहले ही प्रयास में आपको सफलता मिली यूपीएससी में और आपने पोस्टल सर्विसेज को ज्वाइन किया।
अगर मैं बात करूं अभी वर्तमान पदस्थापन की, तो कैसी जिम्मेदारियां हैं डायरेक्टर हेडक्वार्टर पोस्टल सर्विसेज बिहार के तौर पर? डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज हेडक्वार्टर को कई तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। जी। एक सर्किल के अंतर्गत कई रीजन होते हैं, सारे रीजन्स के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करना होता है। फिर हमारे देश में हेडक्वार्टर है, पोस्टल हेडक्वार्टर जो दिल्ली में अवस्थित है, तो हेडक्वार्टर और सर्किल के बीच भी कोऑर्डिनेशन का कार्य करना होता है। उसके अतिरिक्त रीजनल हेडक्वार्टर के रूप में बिहार के जो डीपीएस हेडक्वार्टर होते हैं, डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज हेडक्वार्टर होते हैं, उसको रीजनल हेडक्वार्टर के रूप में भी अतिरिक्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। जैसे पटना, आरा, सासाराम, गया, ये जितने भी हमारे पश्चिम के ज़िले हैं, उसका डायरेक्टर रीजनल के रूप में भी डीपीएस हेडक्वार्टर को कार्य करना होता है। तो पोस्टल डिपार्टमेंट में जितनी भी कार्य किए जाते हैं नीचे स्तर पर, उन सबकी मॉनिटरिंग का कार्य करना होता है। मेल ऑपरेशन का कार्य हो गया, स्टाफ विजिलेंस से रिलेटेड कार्य, उसके अतिरिक्त जो सेवाएं हैं उसकी मॉनिटरिंग करना होता है। तो कई तरह के दायित्वों का निर्वहन डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज हेडक्वार्टर को करना होता है। जी। तो ये जो जानकारी आपने दी आपके वर्तमान पदस्थापन से जुड़ी हुई, जहां आप विभिन्न तरह के कार्य करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और देखते हैं कि सारे कार्य और जो निचले स्तर पर जो पोस्ट ऑफिसेज हैं वहाँ सुचारू तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर मैं बात करूँ कुछ योजनाओं की, तो जो सबसे पहली योजना मेरे जहन में आ रही है वो है महिला सम्मान बचत पत्र। एक बहुत ही सुंदर योजना, और मैं चाहूँगी कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बताएं इसके बारे में, जो खासकर महिलाओं के लिए शुरू की गई है। डाक विभाग के द्वारा अनेक योजनाओं का संपादन किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आपके मन मस्तिष्क में पहली योजना के रूप में महिला सम्मान बचत पत्र का स्मरण हो आया है, तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि ये हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के द्वारा घोषित की गई योजना है और माननीय वित्त मंत्री महोदया के द्वारा इसी साल के बजट में इसकी घोषणा की गई थी और इसे 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है और ये फरवरी 2025 तक चलने वाली योजना है। ये 2 साल के लिए शुरू की गई है। महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। खास करके आपने जब जिक्र किया है महिला सम्मान बचत पत्र की, तो मैं ये बता दूं कि महिला सम्मान बचत पत्र एक बहुत ही उत्कृष्ट योजना है, एक बहुत ही बेहतरीन योजना है और इस योजना में दूसरी योजनाओं की तुलना में जो ब्याज की दर है वो ज़्यादा है। इसमें 2 साल के लिए खाते खोले जा सकते हैं और इस पे प्रतिवर्ष ब्याज 7.5% है और इसकी एक खासियत है कि इसमें 1 से ज़्यादा खाते खोले जा सकते हैं और लेकिन दोनों खातों के बीच की अवधि मिनिमम 3 महीने होनी चाहिए। मतलब यदि हमने आज एक खाता खोला है महिला सम्मान बचत पत्र का, तो दूसरा खाता हम 3 महीने बाद ही खोल सकते हैं। अच्छा। लेकिन कुल जमा इसमें 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसकी एक और खासियत है कि इसमें यदि मैच्योर हो जाता है 2 साल के बाद और विभाग के द्वारा कोई विलम्ब किया जाता है मैच्योरिटी के बाद पैसे की निकासी में, तो विभाग को आधे % की जुर्माना देना पड़ेगा और यदि ये विलम्ब 3 महीने से ज़्यादा किया जा रहा है अच्छा। तो फिर ये जो जुर्माना है, ये जो पेनाल्टी है वो 1% हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कई बार तो खाते खोलने के समय में विभाग या जो भी संस्थाएं हैं वो बहुत सजग रहती है, लेकिन बाद में जब हम अपनी पैसे की निकासी के लिए जाते हैं तो कई तरह की दिक्कतें होती है, उन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो उन मुश्किलातों से बचाने के लिए भी सरकार ने पूरा प्रबंध कर दिया है कि आपका पैसा जब ही मैच्योर हो जाए 2 साल के बाद तो उसको तुरंत निकासी प्रदान करना विभाग की जिम्मेदारी है, वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी है। तो इसकी ये खासियत है। जी। तो एक बहुत अच्छी योजना महिला सम्मान बचत योजना, और अगर महिलाएं चाहें तो इसमें 2 लाख तक की जो राशि है वो जमा कर सकती हूँ और टुकड़ों में भी इसे जमा किया जा सकता है अगर एक साथ आपके पास ये जमा राशि उपलब्ध नहीं है। मैं अब व्यवसायियों के बारे में भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि जो वर्तमान समय है डाक विभाग बहुत अन्य सेवाएं भी दे रहा है। अमूमन जब हम जिक्र करते हैं डाक विभाग का तो जो पहला ख्याल आता है वो है पत्रों का आदान प्रदान और सामग्रियां पहुंचाना। व्यवसायियों के हित के लिए और ख़ासकर जो विदेश के साथ व्यावसायिक संबंध बना रहे हैं और कार्य कर रहे हैं उनके लिए कई बहुत अच्छे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं डाक विभाग के द्वारा। मैं चाहूँगी कि आज कार्यक्रम में उसके बारे में भी जानकारी ज़रूर दें।
केंद्र सरकार के द्वारा व्यवसायियों के हित में भी जी। कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है और उसी श्रृंखला के तहत फिलवक्त डाक विभाग को भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से डाकघर निर्यात केंद्र। डाकघर निर्यात केंद्र पहले यदि किसी छोटे व्यापारी को या बड़े व्यापारी को भी विदेश में अपने माल को पहुंचाना होता था या किसी मैन्युफैक्चरर को अपने वस्तुओं को देश के बाहर की सीमाओं में भेजना होता था, तो उसके लिए व्यवस्था थी, लेकिन ये व्यवस्थाएं संकुचित थी, उसमें कई तरह की विसंगतियां थी। हमारे कई टियर 1 सिटी पे फॉरेन पोस्ट ऑफिसेस थे, वहाँ उन्हें जाना होता था और उसके बाद उन प्रक्रियाओं का संपादन करना होता था। लेकिन आज की तारीख में लगभग हर जिला मुख्यालय पे डाकघर निर्यात केंद्र की स्थापना कर दी गई है और कई जिलों में तो एक से ज़्यादा भी डाकघर निर्यात केंद्रों की स्थापना की गई है, जहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं हैं व्यापार की। तो पूरे देश में लगभग 700 से भी अधिक डाकघर निर्यात केंद्र की स्थापना की गई है। इसमें बहुत तरह की सुविधाएं दी गई है। यदि कोई व्यापारी अपने उत्पादों को देश के बाहर भेजना चाहता है तो वो अपने घर बैठे ही एक अकाउंट बना सकता है, अपने आर्टिकल को बुक कर सकता है और उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस को कॉल करके पोस्ट ऑफिस के स्टाफ उसके घर पे चले जाएंगे, उसका जो प्रोडक्ट है, जो आर्टिकल्स है, उसको पोस्ट ऑफिस में ला करके फिर उसको फॉरेन पोस्ट ऑफिस के जरिए विदेश भेजा जाएगा। इसमें कस्टम क्लियरेंस जो होता है सबसे बड़ी बाधा होती है, ये भी आसान है क्योंकि सरकार का बहुत फोकस है विदेश व्यापार को बढ़ाने में। तो पहले जो कई तरह की फिजिकल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होते थे, उसके बाद फिर कस्टम क्लियरेंस के दौरान कई तरह की दिक्कतें आती थी। हमारे कस्टम जो अधिकारी होते थे वो दूसरे तरह के डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते थे, लेकिन इसमें सब कुछ जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है ऑनलाइन ही सबमिट करना है और यदि कस्टम अधिकारी को कोई आपत्ति है तो ऑनलाइन उस आपत्ति को दर्ज करेगा, फिर जो हमारा सप्लायर है उसका जवाब भी ऑनलाइन देगा। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी अच्छी से ये योजना है सरकार के द्वारा शुरू की गई और इससे भारत के व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके चलते रोजगार को भी प्रश्रय मिलेगा। तो भारत सरकार के द्वारा ये हाल के समय में उठाई गई बहुत ही बेहतरीन योजना है और व्यापारियों के द्वारा बहुत, जिनको इस योजना की जानकारी है, उनके द्वारा सराहना की गई है और देश के हर कोने में, केवल उत्तर भारत खास करके जो मेट्रो सिटी हमारा दिल्ली है वहाँ ही नहीं और दक्षिण भारत में ही नहीं, जहाँ पे व्यापार पहले से ही ज़्यादा समृद्ध है, बल्कि पश्चिम भारत के अलावा पूर्वी भारत में, जो अपेक्षाकृत पूर्वी भारत हमारा पिछड़ा हुआ माना जाता है कई मामलों में, तो वहाँ के भी हर जिलों में केंद्र सरकार के द्वारा और डाक विभाग के द्वारा डाकघर निर्यात केंद्र की स्थापना की गई है और ये लगभग एक्टिवेट भी हो गया है, ऑपरेशनल भी हो गया है। जी। तो जो ये आपने बताया कि ये जो डाक निर्यात केंद्र है वो काम करता है, व्यवसायियों को पूरी सुविधा दी जाती है ताकि अपना खाता खुलवा करके डाक विभाग की मध्यस्थता के साथ वो कार्य कर सके। जो हमारे देश के अंदर व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी रेल विभाग के साथ मिलकर डाक विभाग बहुत कार्य कर रहा है, जिससे जो हमारे व्यवसायी हैं उन्हें सुविधाएं मिल रही है। मैं चाहूँगी उस योजना के बारे में भी ज़रूर बताएं हमें। अभी पिछले साल ही इस योजना की घोषणा की गई है, जिसे हम ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट के रूप में जानते हैं, रेल डाक गति शक्ति योजना। रेल मंत्री और संचार मंत्री दोनों हमारे माननीय अश्विनी वैष्णव साहब हैं और उनकी ये पहल पर रेल डाक गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। उदाहरण के रूप में हम ये समझ सकते हैं कि यदि किसी गांव में बैठा हुआ कोई व्यापारी है, कोई लघु उद्योग करने वाला व्यक्ति है, यदि उसे किसी दूर दराज के भारत के ही शहर से या किसी हिस्से से कोई उत्पाद मंगाना है तो मुख्य रूप से वो रेलवे पर निर्भर है। लेकिन यदि वो रेलवे स्टेशन या रेलवे जंक्शन या महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन के करीब अपने सामानों को मंगाना चाहता है तो वहाँ तक तो वो सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन यदि जहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं है, रेलवे जंक्शन नहीं है या रेलवे द्वारा वो सुविधाएं पार्सल बुकिंग की नहीं प्रदान की जा रही है, वहाँ पे डाक विभाग की सहायता से दूर दराज के क्षेत्रों के लोग, जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में ये बताना चाहता हूँ कि मसौढ़ी जो हमारे पटना से 30 किलोमीटर दूर अवस्थित है, वहाँ कोई व्यापारी है, वो सूरत से बल्क में कपड़े मंगाना चाहता है, तो मसौढ़ी में बहुत बड़ा स्टेशन नहीं होगा और तो वहाँ पर वो पोस्टल डिपार्टमेंट की सहायता से ये रेल डाक गति शक्ति योजना के तहत अपने उत्पाद को मंगा सकता है। उससे यदि सूरत से कोई कपड़े की डिमांड करनी है तो सूरत के
दूर दराज के इलाके से जो पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, जो पोस्टल डिपार्टमेंट का अमला है, वो वहाँ से उन उत्पादों को रेलवे स्टेशन तक पहुँचाएगा। फिर रेलवे स्टेशन पटना तक अपने जो उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ तक लाएगा। उसके बाद फिर पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारी उससे उत्पाद को उस व्यक्ति जिसका डिमांड था वहाँ तक वो पहुँचाएगा। तो आप समझ सकती हैं कि रेलवे नेटवर्क तो विस्तृत है, लेकिन पोस्टल नेटवर्क उससे भी विस्तृत है। पोस्टल नेटवर्क तो हर पंचायत में है भारत के। लगभग 1,60,000 पोस्ट ऑफिस पूरे देश में हैं और पूरे दुनिया में जो 6,40,000 लगभग पोस्ट ऑफिस हैं उसका 25% तो डाक खाने केवल भारत में हैं। तो यदि डाक खानों को और रेलवे नेटवर्क दोनों का इस्तेमाल एक साथ किया जाए तो कितनी बड़ी सौगात एक तरह से भारत के व्यापारियों के लिए, भारत के उद्योगपतियों के लिए, भारत के लघु उद्योगपतियों के लिए, भारत के गाँव में रहने वाले जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनके लिए हो सकता है। जैसे कि आपने बताया और मैं सुन रही थी कि एक बहुत सुंदर कोशिश मैं कहूँगी, क्योंकि जहाँ रेलवे नहीं है वहाँ के जो व्यापारी हैं उनके लिए ये सुविधा बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि डाक विभाग यहाँ उनकी मदद करता है और उनसे जो सामग्री है वो लेकर के रेलवे तक पहुँचाना या जहाँ से मंगवाना है वहाँ से सामग्री लेकर रेलवे तक पहुँचाना और फिर उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचा देना एक बहुत ही सुंदर योजना जिसके द्वारा हम देश में जो व्यवसाय है उसका विकास कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि आप डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, जो आम जनता होती है ना उनसे कभी आप जिक्र करें तो खाता खुलवाने की जब बात आती है तो उनके मन में एक ख्याल होता है कि पता नहीं मुझे कितने सारे पेपर्स लेके जाने होंगे, मुझे क्या करना होगा, और एक झिझक सी वहीं पर आ जाती है। तो डाक विभाग इसके लिए क्या प्रयास कर रहा है ताकि सुगमता के साथ जो आम जनता है, जो निरक्षर जनता है, जो गांवों तक रहती है, उन तक डाक विभाग पहुंचे और उनका खाता खुलवाया जा सके? बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने वाले संस्थानों में भारतीय डाक विभाग अग्रणी रहा है और 1882 ईस्वी में ही बैंकिंग सर्विसेज की शुरुआत हो गई थी। लेकिन आपने कहा कि कई तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है गांव के लोगों को, तो निरंतर हम अपनी सेवाओं में सुधार करते जा रहे हैं, नए नए तकनीकों को अपनाते जा रहे हैं। और 2018 ईस्वी में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई थी। और इस पेमेंट बैंक के द्वारा घर घर जाकर के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही है। यदि कोई अपने घर में बैठे कॉल करे 155299 पर, तो हमारे जो डाककर्मी बंधु हैं उसके घर पे जाकर के उसका अकाउंट खोल सकते हैं। और ये अकाउंट खोलना बहुत ही आसान है। पहले कितना मुश्किल होता था, उसको कई तरह के कागजात मांगे जाते थे जिससे लोग परेशान हो जाते थे। लेकिन आज की तारीख में केवल उसके थंब इम्प्रेशन से और आधार नंबर यदि अपना कोई कस्टमर प्रोवाइड कर दे तो उसके घर पे जाकर के बिना किसी पैसे के भी हम लोग IPPB के खाते खोल सकते हैं। और इसके अलावा उसको कई तरह की इस खाते में सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उसके घर पे जाकर के हम पैसे की निकासी कर सकते हैं, पैसे की जमा तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा वो कई तरह के पेमेंट कर सकते हैं, बिजली बिल का पेमेंट कर सकते हैं, गैस का पेमेंट कर सकते हैं, पानी बिल का पेमेंट कर सकते हैं, दूसरे अकाउंट बैंक अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उन्हें पैसे निकासी में तो कोई असुविधा है नहीं, उनके घर तक ही जब हमारे डाककर्मी पहुंच रहे हैं, और वैसे भी डाकखाने हर पंचायत में होते हैं, तो वो पोस्ट ऑफिस में जाकर भी IPPB की सुविधाएं ले सकते हैं। IPPB ने अभी हाल के वर्षों में दूसरे वित्तीय संस्थानों से मिल करके होम लोन प्रोवाइड करना भी शुरू किया है। उसके अतिरिक्त पर्सनल लोन भी प्रदान किया जा रहा है। हम कई तरह की सुविधाएं IPPB के द्वारा दूसरे वित्तीय संस्थानों से मिल करके गांव के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके घर तक जा रहे हैं। और सरकार आपके द्वार, जो सरकार की अवधारणा है, उसको सही मायने में घर घर तक पहुंचाने का कार्य, जन जन तक पहुंचाने का कार्य भारतीय डाक विभाग कर रहा है। जी जी, आपने बताया कि आपकी कोशिश ये है, डाक विभाग की कोशिश ये है कि आम जनता के घर तक जाया जाए और वहाँ से उन्हें वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। जब आप ये जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि जब खाता खुल जाता है तो बहुत सारी सेवाएं उसमें जुड़ जाती हैं, जैसे बिल का भुगतान करना या लोन की सुविधाएं। तो जो ये तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं आप, उसमें किस दिशा में कार्य किया जा रहा है डाक विभाग में? क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन परिवर्तित हो रही है और उसका सही उपयोग करना भी बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है डाक विभाग? विभाग के द्वारा
IT 2.0 प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और इस पे तेज़ी से अमल किया जाना सुनिश्चित किया गया है। और इसके तहत सबसे महत्वपूर्ण तथ्य का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ दर्पण 2.0, जो हमारे लगभग 90% नाखाने हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो कई वित्तीय संस्थान उपलब्ध हैं और शहरी क्षेत्रों में भी हम उपलब्ध हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम गाँव में जो वंचित लोग हैं, जहाँ पे अनबैंक्ड एरिया है, वहाँ पे हम अपनी सेवाएं पहुँचाना चाहते हैं। तो पहले भी हमारे जो ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस थे वहाँ पे हैंड हेल्ड डिवाइस दिए गए थे और उस हैंड हेल्ड डिवाइस के अतिरिक्त IPPB की सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल हैंडसेट भी दिया गया था। तो ये जो सिस्टम था थोड़ा पुराना हो गया था, ये सारी सुविधाएं 6-7 साल पहले प्रदान की गई थी। तो ये जो सुविधाएं दी गई थी, वो जो टेक्नोलॉजी थी वो भी थोड़ी पुरानी पड़ गई है। उसमें जो हैंडहेल्ड डिवाइस था उसमें 2G और 3G नेटवर्क यूज होता था, लेकिन अभी लगभग 30 सितंबर तक ये हमारे विभाग की योजना है, सरकार की योजना है कि सारे डाकघरों तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से युक्त जो मोबाइल हैंडसेट है वो सारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस को पहुंचा दिया जाएगा। और सारे कार्यों का संपादन उसी एक छोटे से डिवाइस के द्वारा किया जाएगा, जिसमें वो मेल डिलीवरी का भी काम कर सकते हैं, बैंकिंग का भी कार्य कर सकते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RPLI जो भी वो करते हैं RPLI उसका भी कार्य कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो मनी ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी उसी हैंडसेट के द्वारा, उसी मोबाइल सेट के द्वारा वो किया जा सकता है, संपादन करेंगे उस कार्य का। अच्छा, तो ये 5G से लैस होगा और तेजी से जो इस पर काम किया जा रहा है, तेजी से विभाग कार्य कर रहा है, जिसके चलते ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस में कार्य करने वाले जो हमारे ग्रामीण डाक सेवक होते थे उन्हें कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता था, खास करके ये तकनीक जो पुरानी इस्तेमाल की जाती थी, तो इसलिए उसको अद्यतन किया जा रहा है। अच्छा, तो ये कोशिश पोस्टल सर्विसेज की, डाक विभाग की, ताकि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके सही तरीके से अडॉप्ट किया जा सके और डाक विभाग में नई तकनीक का पूरी तरीके से प्रयोग किया जा सके। एक और सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कुरियर सर्विसेज से जुड़ी हुई, अगर मैं वर्तमान समय की बात करूँ तो बहुत सारी कुरियर सर्विसेज हमारे आसपास मौजूद हैं, लोग उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। तो यहाँ डाक विभाग अपनी कुरियर सर्विसेज को त्वरित करने के लिए क्या प्रयास कर रहा है ताकि डाक विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि वो लोगों तक पहुंच सके, लोगों तक पहुंचने के बाद उनको अच्छी सुविधाएं प्रदान कर सके। अभी हाल के महीनों में मेल मॉनिटरिंग यूनिट, डेडिकेटेड एक यूनिट बनाई गई है और ये डाक भवन से लेकर के निचले स्तर तक मेल डिलीवरी के कार्य को विशेष रूप में मॉनिटर कर रही है। हमारे हर सर्किलों में असिस्टेंट डायरेक्टर इसको हेड कर रहे हैं। मेल मॉनिटरिंग जो यूनिट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर के अंदर में कई इंस्पेक्टर, ASP, उनके मातहत कई पोस्टल असिस्टेंट कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे रीजन होते हैं वहाँ भी मेल मॉनिटरिंग यूनिट बनाई गई है। उसके बाद जो डिवीज़न होते हैं उसके निचले स्तर पर वहाँ भी मेल मॉनिटरिंग यूनिट बनाई गई है। चूँकि हमारा जो डाक विभाग है कई तरह की सेवाएं दे रहा है, लेकिन मुख्य रूप से अपनी डाक सेवाओं के लिए जाना जा रहा है। जी। और आज की तारीख में व्यक्तिगत मेल घट गए हैं, लेकिन पार्सल का तेजी से विस्तार हो रहा है ई-कॉमर्स के इस दौर में। तो एक मुख्यालय के स्तर पर पार्सल डायरेक्टरेट भी बनाया गया है ताकि वो पूरी अच्छे तरह से मॉनिटरिंग कर सके, नीति निर्माण में सहायता कर सके और ये बात को सुनिश्चित कर सके कि लोगों की जो मांग है, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए। उसके बाद मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारा प्रोजेक्ट चलते रहता है उसके तहत उसको जो तकनीक है उसको अद्यतन बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो बीच में सर्वर संबंधी, नेटवर्क संबंधी असुविधाएं थी उसको दूर किया जा सके। और आज की तारीख में पोस्टमैन को 2 व्हीलर और कई जगह तो जहां ज़्यादा पार्सल्स होते हैं वहां पे 4 व्हीलर भी हम पोस्टमैन को प्रदान कर रहे हैं ताकि वो बिना किसी दिक्कतों के लोगों तक, गलियों तक, घरों तक पहुंच सकें और जो आर्टिकल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें, मेलों को पहुंचा सकें। तो कई तरह की कदम उठाए गए हैं, कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं डाक विभाग के द्वारा ताकि निर्धारित समय के अंदर किया जा मेल का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। जी। और आपने बहुत विस्तार से बताया कि कैसे डाक विभाग सजग है ताकि जो भी कुरियर सर्विसेज हैं वो सही तरीके से जनता तक पहुंच सके। पार्सल नहीं पहुंचता है, कोई दिक्कत हो जाती है, वैसे दौर में क्या करे जो आम जनता है? डाकघर हर पंचायत में अवस्थित है और यदि कोई शिकायत है तो वो
डाकघर में जाकर भी कर सकते हैं फिजिकली, और ऑनलाइन कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। पब्लिक ग्रीवांस का पोर्टल हमारा है, उस पर वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो ट्विटर के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर होता है, उसके तहत भी शिकायत दायर कर सकते हैं। और जो सीनियर लेवल से लेकर के मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है हमारा, वो बहुत ज़्यादा सजग है। इन शिकायतों के समय सीमा के अंतर्गत निपटारा किया जाए, इन शिकायतों को दूर किया जाए, उसके लिए डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग होती है। और वो पूरा फुल प्रूफ सिस्टम बनाया गया है ताकि जो भी लोगों की शिकायतें हैं उसका समय रहते हुए उनके अनुकूल उसका निपटारा किया जा सके। इसके अतिरिक्त शिकायतें बहुत कम होती है क्योंकि डाक विभाग इतना विस्तृत है, इतना व्यापक है। हर गांव में लगभग हर पंचायत में तो है ही हमारा डाकखाना, तो वहाँ लोग जो डाकखाने में हमारे उपस्थित कर्मचारी होते हैं वो गाँवों से परिचित होते हैं। तो बहुत से मामलों में तो लोग ऑनलाइन शिकायत करने के बजाय उस डाकखाने में पहुंच करके और व्यक्तिगत रूप से शिकायतें करते हैं और गिले शिकवे अपने साझा करते हैं। और वहाँ के जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी उनको इन जो हमारी पूरी एक उपक्रम जो बनाया गया है, पूरी जो व्यवस्थाएं की गई है शिकायतों को दूर करने का, उसके अलावा वो अपने व्यक्तिगत रुचि भी लेते हैं। हमारे जो कर्मचारी होते हैं और जो अधिकारी होते हैं, तो शिकायतों को दूर करने के लिए जो हमने बताया कि नए नए तकनीक हम अपना रहे हैं ताकि त्वरित सुविधाएं प्रदान की जाए, त्वरित सेवाएं प्रदान की जाए। हमारे डाकघरों का तेजी से विस्तार हो रहा है। आज के दौर में जब पूरी दुनिया में डाकघर संकुचित होते जा रहे हैं, इस साल में भी भारत सरकार ने 5000 से ज़्यादा डाकखाने खोलने का निर्णय लिया है और बहुत जल्दी ही वो सारे डाकखाने खुल जाएंगे। तो लोगों के शिकायतों को दूर करने के लिए, लोगों को सेवाएं पहुंचाने के लिए, लोगों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार, हमारा विभाग त्वरित कार्य कर रहा है। जी जी। एक और जानकारी आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आपने जिक्र किया कि बहुत सारे नए जो हैं डाक केंद्र खोले जा रहे हैं। कोई नई पहल इस तरफ जो डाक विभाग कर रहा है, कोई नई शुरुआत, कोई ऐसी शुरुआत जिससे आम जनता को बहुत फ़ायदा होने वाला हो, जानकारी देना चाहेंगे? हम लोगों ने अभी तक जिन योजनाओं की चर्चा की वो सारी नई पहले ही हैं। IPPB की शुरुआत हो या हमारे डाकघर निर्यात केंद्र की शुरुआत हो या ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट हो। कुछ वर्ष पहले महिला पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई थी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार कार्य कर ही रही है, लेकिन फिर भी बहुत से बड़े हिस्से में खास करके ग्रामीण पृष्ठभूमि की जो महिलाएं हैं उन्हें डाकखानों में या वित्तीय संस्थानों में जाने में झिझक होती है। तो इस झिझक को दूर करने के लिए भारत सरकार ने महिला डाकखानों की स्थापना हर जिले में किया है। जहाँ पे जो हमारे SPM होते हैं वो महिला होती है, पोस्टल असिस्टेंट महिला होती हैं, वहाँ MTS महिला होती हैं, स्टैम्प वेंडर महिला होती हैं। वहाँ पे बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के महिलाएं जा करके अपने कार्य करा सकती है। उसके अतिरिक्त नाइट पोस्ट ऑफिस भी कुछ साल पहले खोले गए थे और उसका विस्तार तेजी से हो रहा है। दिन में तो कई लोगों को फुर्सत नहीं होती है अपने कार्य कराने का, चाहे वो सरकारी सेवा में कार्यरत हों या निजी इकाइयों में कार्य कर रहे हों या फिर श्रमिक वर्ग के लोग हों जो दिन भर अपने फैक्ट्रियों में, अपने खेतों में कार्य करते हैं, या व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग भी जो हैं जो दुकानों में कार्य करते हैं, उन्हें दिन में शायद कई बार फुर्सत नहीं मिलती है। तो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके मामलों को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग के द्वारा कई साल पहले ही इस तरह का पहल उठाया गया था कि नाइट पोस्ट ऑफिस खोले गए थे। कई जगह 24x7 चलने वाले पोस्ट ऑफिस हैं जो कभी भी बंद नहीं होते हैं। अच्छा। 24 घंटे पोस्ट ऑफिस चलते हैं। और पटना में भी, हमारे बिहार में भी नाइट पोस्ट ऑफिस है। GPO में 6 बजे के बाद भी जाकर के लोग अपनी सेवाएं ले सकते हैं। बहुत बड़ी बात। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। आपने महिला पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया, साथ ही आपने नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया, और आपने बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी वक्त नहीं होता अगर दिन के समय में, तो रात में भी अगर पोस्ट ऑफिस में आप जाकर काम करवा सकते तो इससे अच्छी बात भला क्या हो सकती है। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बचत की प्रवृत्ति बहुत अहम है, इस बारे में जानकारी आपसे लेना चाहूँगी। और बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज पोस्ट ऑफिस मुहैया कराती है, NSC या KVP या फिर जो आम FDs हैं, जो सेविंग बैंक अकाउंट्स हैं। इसके अलावा जो आम जनता है उनमें छोटी छोटी बचतें भी बहुत रहती हैं। तो जो बचत की प्रवृत्ति है वो बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, इसके लिए भी क्या कुछ विशेष प्रयास करते हैं या कोई विशेष योजनाएं हैं डाक विभाग के द्वारा? हम लोगों तक पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं। हाल के महीनों में डाक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत हम छोटे छोटे कस्बों में जा कर के और इंटीग्रेटेड मेले आयोजित कर रहे हैं। वहाँ पे डाक विभाग की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो इंश्योरेंस से संबंधित योजनाएं हैं, वो बैंकिंग से संबंधित योजनाएं हो,
अद्यतन करने का काम हो, पंजीकरण का काम हो, पासपोर्ट सेवा केंद्र से संबंधित जो हमारी सेवाएं हैं, कॉमन सर्विस सेंटर के तहत जो हम 50 से भी ज़्यादा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उन सारी सेवाओं के बारे में लोगों के घर तक पहुंच के, लोगों के मोहल्ले तक पहुंच करके डाक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हम लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। वहाँ पर जो लोकल स्तर पर जो लोग होते हैं, जो नामचीन हस्तियाँ होती है, उस प्रोग्राम में हम उनको भी बुलाते हैं, क्योंकि लोग उनसे परिचित होते हैं, उनके बताए गए रास्ते पर चलने की संभावना ज़्यादा होती है, लोग उन पे विश्वास करते हैं। तो ऐसे कैंपों में, ऐसे डाक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम वहाँ के स्थानीय व्यक्तियों को, हस्तियों को हम लोग बुलाते हैं और सारी अपनी योजनाओं को बड़े विस्तार से बताते भी हैं और उनके घर पर वो सुविधाएं प्रदान करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से हम अपनी सुविधाओं को, अपनी सेवाओं को पहुंचाने का प्रयास कर ही रहे हैं और टोल फ्री नंबर तो हमारा है ही, IPPB के माध्यम से हम हर घर तक पहुँच ही गए हैं। जी, चूँकि आज आप हमारे साथ हैं तो हमारी जनता को ज़रूर ये बताएं, हमारे दर्शकों को ज़रूर ये बताएं, जो फाइनेंशियल स्कीम्स हैं आपकी, जो मुख्य तौर पर जो डाक विभाग हमारे लिए लेकर आया है, उसके बारे में संक्षेप में ज़रूर जानकारी दें। पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही है और जैसा कि मैंने बताया कि ये देश की पुरानी बैंकिंग सुविधा है। 1882 ईस्वी में ही इसकी शुरुआत हो गई थी और लोगों को अभी भी कई जगह आश्चर्य होता है, उनको यही लगता है कि शायद पोस्ट ऑफिस केवल मेल्स पहुंचाने का कार्य करता है, केवल डाक पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन जो शिक्षित लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो अवेयर हैं, उन्हें पता है कि हम बैंकिंग सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। इन बैंकिंग सुविधाओं के तहत टर्म डिपॉजिट करा सकते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट करा सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट की सुविधा उपलब्ध है। आपने MIS की जिक्र की, मंथली इनकम स्कीम का आपने उल्लेख किया। उसके अलावा जो हमारा किसान विकास पत्र होता है, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। अभी हाल के वर्षों में 2015 में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत की गई थी और अभी हम लोगों ने जिक्र किया महिला समान बचत पत्र का। तो ये सारी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए भी है, जो मध्यम वर्ग के लिए भी है, जो उच्च वर्ग के लिए भी है और सारे वर्ग के लोग इन योजनाओं का फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इसमें कम से कम राशि जमा करके भी अपनी बचत की प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। जी जी, और आपने एक बात बहुत सही कही, क्योंकि जो डाक घर हैं वो गांव-गांव तक हैं और उनकी पहुंच बहुत व्यापक है। तो अगर इस तरह के स्कीम्स का फ़ायदा हमारी जनता उठाती है तो उनके लिए बहुत सुगम हो जाता है अपनी छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करना, सुरक्षित रखना और फिर अपने भविष्य के जो उनके उद्देश्य हैं उसके लिए उसका यूज़ करना। मैं एक और पहलू पर थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहूँगी, क्योंकि आर्थिक उद्देश्य तो पोस्टल डिपार्टमेंट का है ही है, इसके अलावा कुछ सामाजिक सरोकार भी है, क्योंकि हाल में जो पोस्टल विभाग है, डाक विभाग है, वो गंगा जल पहुंचाने का काम, छठ के जो प्रसाद हैं उसको पहुंचाने का काम भी आप बाकायदा कर रहे हैं, थोड़ी जानकारी दें। हाँ, पटना तो गंगा के तट पर अवस्थित है, तो इसलिए शायद हम गंगा जल पहुंचाने के महत्व को उस रूप में नहीं समझ सकते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के लोग जो इच्छा रखते हैं कि उनके घर तक गंगा जल पहुंच सके, वैसे लोगों की आकांक्षा को पूर्ति करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने हरिद्वार और ऋषिकेश का जो पवित्र गंगा जल है उसे घर घर तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया है। और आपने सही जिक्र किया कि पिछले साल हमने छठ का जो प्रसाद है पूरा उसको घरों तक पहुंचाने का भी हमने प्रयास किया है। भारतीय डाक विभाग LED लाइट से लेकर के पंखे पहुंचाने का कार्य कर रहा है। कोरोना काल में हमने कोरोना किट पहुंचाया है, हमने लोगों की अजीब खिदमत की है। जी जी, और बहुत विस्तार से आज आपने हमें बताया डाक विभाग के बारे में, कई सारी योजनाओं के बारे में और क्या नए नए कार्य कर रहा है हमारा डाक विभाग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद आपका। और दर्शकों, आज हमने बात की श्री पवन कुमार जी से और जाना डाक विभाग के बहुत सारे कार्यों के बारे में और कैसे डाक विभाग आम जनता के लिए बहुत सारी सुविधाएं लेकर आ रहा है। हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारे कार्यक्रम, तो कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें ज़रूर लिख भेजें, क्योंकि आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए बेहद अहम हैं। और इसके लिए नोट करिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा email ID है director ddkpatna@gmail.com।